अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है हमारा न्यूक्लियन स्कैटरिंग, जो कि क्वांटम मैकेनिक्स के रिस्पेक्ट से पिछला जो हमने लेक्चर किया था वो न्यूक्लियन स्कैटरिंग ही था, जिसको हमने देखा था क्लासिकल मैकेनिक्स के रिस्पेक्ट से। और क्लासिकल मैकेनिक्स के रिस्पेक्ट से हमने देखा था कि हमारे पास न्यूक्लियन स्कैटरिंग जो है वो हमारे पास सेम वैसी थी जैसे हमारे पास ऑप्टिकल डायफ्रैक्शन था। तो उसके हमने एनालॉगस के 3 पॉइंट्स भी देखे थे कि किस तरह से वो ऑप्टिकल डायफ्रैक्शन के सेम सिमिलर आती है। सेम इसी तरह न्यूक्लियन स्कैटरिंग क्वांटम मैकेनिक्स के रिस्पेक्ट से अगर हम देखें तो वो कहते हैं कि ये सेम होती है जैसे स्क्वेयर वेल पोटेंशियल होता है। स्क्वेयर वेल पोटेंशियल क्या होता है? हमने तो पढ़ा था कि हमारे पास स्क्वेयर वेल पोटेंशियल ये होता है कि आपके पास इस तरह से एक स्क्वेयर होता है जिसमें पार्टिकल जो होता है वो ट्रैप हुआ होता है। अगर आप उसको इतनी एनर्जी दो कि उसकी बाउंड्रीज की एनर्जी के इक्वल हो तो वो यहाँ से निकल सकता है, वरना अदरवाइज वो नहीं निकल सकता। ठीक है, तो ये आपके पास रीजन क्या होता है, अंदर इसका जो पोटेंशियल होता है वो ज़ीरो होता है, और यहाँ पे आपके पास एनर्जी जो होती है ये होती है, और यह आपके पास यहाँ पे आपके पास पोटेंशियल जो होता है वी नोट होता है। ठीक है, अब ये आपके पास यहाँ पे अगर आप देखो तो हमने जो इसमें क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ना है स्क्वेयर वेल पोटेंशियल, हम इंटरेस्टेड होते हैं इस वाले रीजन के। ठीक है, इस वाले रीजन में हमने पार्टिकल को स्टडी करना होता है। अब हम पार्टिकल को कितनी एनर्जी दें कि वो हिट कर एनर्जी इस पर आके हिट करे और ये पार्टिकल यहाँ से फ्री हो जाए, तो वो अभी हमने देखना है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये रीजन में, इस रीजन में हम इंटरेस्टेड होते हैं, और मैंने यहाँ पे ये बात लिखी भी हुई है। ठीक है, अब इस पर क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट विल बी द एनर्जी फॉर एल इज इक्वल टू ज़ीरो स्टेट, या फिर इस पर ये क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सप्लेन लो स्कैटरिंग फिनोमिना। ठीक है, अब ये चीज़ें क्या होती हैं वो भी हम देखते हैं। अगर वो कह देता है कि एल ज़ीरो स्टेट पे आप एनर्जी बताओ, तो हमने इसको सॉल्व कैसे करना है, और लो स्कैटरिंग फिनोमिना क्या होता है। लो स्कैटरिंग फिनोमिना उसको बोलते हैं जब आप एल की एक स्टेट लेते हो, ज़ीरो स्टेट सबसे लोवेस्ट स्टेट लेते हो, तो उसको आप क्या बोलते हो, लो स्कैटरिंग फिनोमिना। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसके लिए क्वांटम मैकेनिक्स में हम क्या करते हैं, किसी भी वेव फंक्शन को जब हमने देखना होता है तो हम श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो अभी हम इसमें क्या करते हैं, हम श्रोडिंगर इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे हमने अज्यूम कर लेना एल इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि लो स्कैटरिंग फिनोमिना का मतलब ही ये है कि हमने क्या करना है, एल ज़ीरो पे स्टडी करना है। और अगर क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सप्लेन व्हाट विल बी द एनर्जी फॉर एल इज इक्वल टू ज़ीरो स्टेट, तो यहाँ पे गिवन है कि एल ज़ीरो के लिए करना है। तो हमने अपनी श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व कर दिया एल इज इक्वल टू ज़ीरो पुट करके। ओके, अब आप यहाँ पे अगर देखो कि हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको कंसेप्ट दे रही हूँ सारे, कि अगर आपके पास एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। इन दोनों को कंबाइनली हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। जब आपके पास एक इंसिडेंट न्यूक्लियॉन, क्योंकि ये क्या है, न्यूक्लियन न्यूक्लियन स्कैटरिंग का क्या मतलब है कि आपके पास जो इंसिडेंट चीज़ होगी वो भी न्यूक्लियन होगा, और जो जिस चीज़ को अफेक्ट करेगी वो भी क्या होगा, टारगेट होगा, वो भी आपके पास क्या होगा, न्यूक्लियन होगा। तो ये आपके पास टारगेट होगा। ठीक है, अब आपके पास एक न्यूक्लियन आया और उसने क्या किया, आके हिट किया न्यूक्लियंस के ऊपर, तो उससे क्या होगा आपके पास, उससे पहले अगर आप देखो कि अगर कोई भी चीज़ किसी चीज़ को आके स्ट्राइक करती है तो उसका कोई ना कोई तो इम्पैक्ट होता है ना। इम्पैक्ट क्या होता है कि अगर ये न्यूक्लियन आके इसके ऊपर स्ट्राइक करेगा तो ये यहाँ से अपनी जगह से हिल जाएगा। ठीक है, स्कैटरिंग तो होगी, अपनी जगह से डिस्प्लेस होगा, स्कैटर होगा, तो वो इम्पैक्ट हुआ ना कोई। तो वो इम्पैक्ट को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो आर से रिप्रेजेंट करते हैं। वो हमारे पास इम्पैक्ट जो है वो 1 फेम्टोमीटर होता है। ठीक है, जब भी कोई चीज़ आके स्ट्राइक करती है तो उसका कोई ना कोई इम्पैक्ट होता है। इम्पैक्ट हम कैलकुलेट करें तो वो हमारे पास 1 फेम्टोमीटर आया है। तो यह मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि नाउ कंसीडर द इंसिडेंट न्यूक्लियन इज स्कैटरिंग द टारगेट न्यूक्लियन। ये इंसिडेंट न्यूक्लियन है, इसने टारगेट ये टारगेट है। ठीक है, जिसको इसने निशाना बनाया हुआ वो टारगेट है। इसने आके टारगेट को जब हिट किया तो इसका इम्पैक्ट पैरामीटर जो है वो कितना है, 1 फेम्टोमीटर है। ठीक है, कोई भी चीज़ आके स्ट्राइक करती है उसका कोई ना कोई इम्पैक्ट होगा, वो हमने कैलकुलेट कर लिया, इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 फेम्टोमीटर है। अगर हम कहते हैं कि आपके पास ये जो चीज़ इंसिडेंट न्यूक्लियन है कि आके जो इस पर स्ट्राइक कर रहा है, इसकी कोई ना कोई वेलोसिटी भी होगी, किसी वेलोसिटी के साथ ये आके हिट कर रहा होगा। वो वेलोसिटी जो है बेसिकली हमें कैलकुलेट करनी है। उस वेलोसिटी से हम क्या कैलकुलेट करेंगे कि एनर्जी, ये इंसिडेंट न्यूक्लियन जिस एनर्जी से आके इसको टारगेट करता है उसकी एनर्जी कितनी है। ठीक है, ये एनर्जी बेसिकली हमें कैलकुलेट करनी है, किस स्टेट के लिए, एल ज़ीरो स्टेट के लिए। ठीक है, तो ये एनर्जी कैलकुलेट करनी है एल ज़ीरो स्टेट के लिए। अब हम कहते हैं कि अगर एक इंसिडेंट न्यूक्लियन है वो वी वेलोसिटी के साथ आ रहा है। ठीक है, अगर ये इंसिडेंट न्यूक्लियन है, इसकी वेलोसिटी जो है वो वी वेलोसिटी है, तो हम इसका एंगुलर मोमेंटम भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम इक्वल होता है आर क्रॉस पी के। अब पी आपके पास इक्वल होता है एम वी, तो मैंने यहाँ पे एम वी लिख दिया, ये आर एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, अब इम्पैक्ट जो होता है ना वो आपके टारगेट के परपेंडिकुलर होता है, इसलिए हमारे पास ये आर पी साइन थीटा आ जाएगा, ये आर पी साइन 90 हो जाएगा, साइन 91 होता है, तो मेरे पास सिर्फ आर पी रह जाएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ आर पी रह गया था, और यहाँ पे मैंने मोमेंटम की वैल्यू डाल दी एम वी, और ये आर हो गया।
अब हम कहते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स में जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्वांटाइज्ड होता है, ठीक है। क्वांटाइज का मतलब पता है कि उसकी कोई ना कोई डिस्क्रीट में वैल्यूज़ आती हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं, साथ एच कट लगा देते हैं। अब हमें पता है कि हम तो L0 पे स्टडी कर रहे हैं, तो हमने L0 पे इसको क्या कर देना, L की वैल्यू 0 पुट कर दो। अब L की वैल्यू जब 0 पुट करोगे ना तो एच कट आपका 0 नहीं हो सकता, ठीक है। तो एच कट आपकी वो चीज़ है जो आपकी कभी भी 0 नहीं हो सकती। यहाँ से आपने क्या कर दी, V की वैल्यू निकाली और V की वैल्यू क्या आ गई, एच कट MR। ये कंडीशन है डेट द वेलोसिटी डेट यू फाइंड इज़ मच लेस देन, ठीक है। अगर आपके पास जो आपके पास वेलोसिटी होनी चाहिए ना इसकी, वो लेस देन होनी चाहिए इस वैल्यू के, ठीक है। हमें तो निकाल लिया एनर्जी निकालने के लिए हम अपना एनर्जी का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। हम काइनेटिक एनर्जी यूज़ करेंगे। काइनेटिक एनर्जी आपके पास इक्वल होती है हाफ mv स्क्वेयर के। आपने जो v की वैल्यू निकाली है HMR, इसकी स्क्वेयर ले लेंगे क्योंकि यहाँ स्क्वेयर है, तो एच कट स्क्वेयर m स्क्वेयर आर हो जाएगा। अब ये एक m इससे कट जाएगा, एच कट स्क्वेयर 2m r स्क्वेयर आ जाएगा, ठीक है। अगर हमें एनर्जी को कैलकुलेट करना है इसमें MEV में, ठीक है, तो तब हम क्या करते हैं, जस्ट हम C के साथ क्या कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हमें बेसिकली C चाहिए, तो हमने यहाँ से C स्क्वेयर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ओके, अब ये इतना ज़रूरी नहीं है, आपने डायरेक्ट इसके बाद इसकी वैल्यू याद कर सकते हो कि 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है L इज़ इक्वल टू 0 स्टेट के लिए, ठीक है। लेकिन अगर आपने वैल्यूज़ याद करनी है तो आप यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करके भी निकाल सकते हो कि 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड वैल्यू है, तो इसको एज इट इज़ याद कर लेना, ठीक है। अब हमने क्या निकाली, एनर्जी निकाली। अब अगर आपने देखा कि L0 के लिए हमने एनर्जी निकाली है तो वो कितनी आई है, 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो जब आपके पास जो पार्टिकल आके इस तरह से, जो इंसिडेंट पार्टिकल आके इस न्यूक्लियन को हिट कर रहा है, अगर तो उसकी एनर्जी 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो वो इनको क्या कर पाएगा, इन पे आके इनको स्कैटर कर पाएगा आगे, ठीक है। अगर उसकी एनर्जी इससे कम है तो वो इनको अपनी जगह से हिला ही नहीं पाएगा, इनको स्कैटर नहीं करेगा, ठीक है। इन न्यूक्लियंस को स्कैटर नहीं कर पाएगा, ये वाला न्यूक्लियर इन न्यूक्लियंस को स्कैटर नहीं कर पाएगा। ये हमने निकाली है L इज इक्वल टू 0। अब इसको हम L इज इक्वल टू 2 स्टेट के लिए, L इज इक्वल टू 0 स्टेट है, ठीक है। इसी तरह आगे L1 L2, तो हम इसको L इज इक्वल टू 0 स्टेट को किसी और स्टेट पे अप्लाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर मुझे L इज इक्वल टू 2 के लिए एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो मैं ये नहीं कह सकती कि उसके लिए भी 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए, उसके लिए सारा फिनोमिना हमें दोबारा करना पड़ेगा और L इज इक्वल टू 2 के लिए अलग एनर्जी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ये हमने L इज इक्वल टू 0 स्टेट के लिए निकाली, जो इसको हम क्या बोलते हैं, लो स्कैटरिंग फिनोमिना बोलते हैं। अगर उसके पास, किसी पार्टिकल के पास इतनी एनर्जी है तो वो उसको आके स्कैटर कर पाएगा। तो अभी हमने इसको क्या किया था, हमने इसको कहा था कि ये सेम हमारे पास वैसे होता है जैसे एक स्क्वेयर वेल पोटेंशियल होता है। तो स्क्वेयर वेल पोटेंशियल में हमने कहा था कि एक एनर्जी है, इस पार्टिकल के पास इतनी एनर्जी है, ठीक है, और हम इस वाले पोर्शन को स्टडी करते हैं, हम इसमें इंटरेस्टेड होते हैं। तो अगर एक चीज़ आके इसको हिट करी है, अगर उसकी एनर्जी जो है, देखो यहाँ पे ग्रेटर का भी साइन है, तो अगर उसकी एनर्जी जो है 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है या उससे ग्रेटर है तो वो इस पार्टिकल को यहाँ से फ्री कर पाएगा, वरना वो उसको फ्री नहीं कर पाएगा। तो ये इसके एनालॉगस है ये सारा कुछ। अच्छा, इसको लो स्कैटरिंग फिनोमेना इसको भी इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि इसमें हमारे पास क्या है, हम लाइटर न्यूक्लियाई की बात करें। जैसे पिछले लेक्चर में हमने लाइटर और हैवियर न्यूक्लियाई क्या होता है उसका कंपैरिजन देख लिया था, तो इसलिए इसको लो स्कैटरिंग फिनोमेना भी बोला जाता है क्योंकि लाइटर न्यूक्लियाई होता है, ठीक है। अब इसका एनालॉगस था पार्टिकल इन स्क्वायर वेल पोटेंशियल था, या पार्टिकल इन अ बॉक्स था, ट्रैप्ड इन अ बॉक्स। तो अगर हम उसको देखते हैं तो हमने पार्टिकल ट्रैप्ड इन अ बॉक्स में पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास V(r) माइनस पोटेंशियल होता है, अगर जो है वो ये हो, ठीक है, आर जो हो छोटा हो कैपिटल आर से, मतलब ये वाले रीजन, और अगर हमारे पास 0 होता है, जब ये आर जो होता है वो ये स्मॉल आर है और ये कैपिटल आर है ना, ठीक है, तो ये हमारे पास 0 होता है, बात मैंने ऊपर बता दी है। अब अगर हम ये रीजन लेते हैं तो इसके लिए हम टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन लिखते हैं अपनी, ठीक है, और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो उसका सोल्यूशन हमारे पास आता है, ठीक है। ये अपने ये तो सोल्यूशन होता है ना इस पूरी श्रोडिंगर इक्वेशन का, A sin k1 B cos k(r)(1), ठीक है। इसको आप सॉल्व करते हो, आप एक में B की वैल्यू 0 रखते हो, दूसरे में डालते हो, तो आपके पास K1 की वैल्यू आ जाती है 2me + V0/h², ठीक है। तो हमें ये चीज़ें बेसिकली नहीं स्टडी करनी, तो हम इसका डायरेक्ट देखते हैं कि इस वाले रीजन का बेसिकली ये सोल्यूशन आता है। उसके बाद हम दूसरा रीजन ले रहे हैं। दूसरा रीजन है हमारे पास ये वाला, जिसमें हम कहते हैं कि हमारे पास एक पार्टिकल है, और अगर वो पार्टिकल है तो इसमें इसका सोल्यूशन क्या होता है, इसमें श्रोडिंगर इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं और सोल्यूशन हमारे पास ई के साथ आता है। ई हम क्यों यूज़ करते हैं, जब हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, हमें नहीं पता पार्टिकल कहाँ है कहाँ है कहाँ है, जब हम एग्जैक्ट पोजीशन हमें नहीं क्वांटम में पता होती तो हम प्रोबेबिलिटी यूज़ करते हैं कि वो हो सकता है यहाँ, हो सकता है यहाँ, हो सकता है यहाँ, तो हम इसीलिए क्या यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा वैल्यू होता है, यहाँ पे तो छोटा बना है, बहुत बड़ा होता है, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी यूज़ करते हैं
ई के साथ, ठीक है, ये सोल्यूशन होता है। और इसका जो सोल्यूशन आता है वो ये होता है, डायरेक्ट याद करने हैं 2m ओवर h कट स्क्वायर, ठीक है। और हम जो स्टडी करने हैं अपनी स्कैटरिंग, वो हमने इसी रीजन में अपनी स्टडी करनी है, तो मैंने ये चीज़ लिख दी है, ठीक है। तो अगर हम इसको फर्दर और सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इसका ये सोल्यूशन आता है साइन और कॉस की फॉर्म में। अगर हम इसको देखें तो हमारे पास इसका ये सोल्यूशन आ जाता है। अच्छा, इस बात को आपने यहाँ से और से समझना है। अब हमने क्या किया, हमने डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस ले लिए, मतलब कि हमने डिफरेंट स्कैटरिंग करवाई। जब हमने ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स से ज़्यादा स्कैटरिंग करवाई तो हमारे इम्पैक्ट्स डिफरेंट आए, ठीक है। इम्पैक्ट्स का मतलब आपको समझा दिया मैंने। अब अगर आपके पास इम्पैक्ट्स डिफरेंट आ रहे हैं तो आपके पास सिग्मा डिफरेंट आएगा। सिग्मा आपके पास वो चीज़ है जो आपके पास बता रहा है कि आपके आंसर क्या आ रहा है बेसिकली। तो आपने ये देखा कि जब आपने एक्सपेरिमेंटल चीज़ करवाई, ठीक है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन खुद की और एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन जब आपने देखी तो वो मैच नहीं कर रही थी, ठीक है। ये सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो मैच क्यों नहीं कर रही थी, क्योंकि हम इसमें स्पिन को इंक्लूड नहीं कर रहे। तो जब हमने स्पिन को इंक्लूड करके देखा तो हमने देखा कि हमारी कैलकुलेशंस जो हैं वो सेम आने लग गई थी। तो इससे एक बहुत बड़ा क्लू मिला कि न्यूक्लियन फोर्स जो है वो स्पिन डिपेंडेंट है। तो हमने इस पूरी न्यूक्लियन स्कैटरिंग से जो हमें कंक्लूजन मेन मिलती है वो ये मिलती है कि न्यूक्लियन फोर्स जो है वो आपके पास स्पिन डिपेंडेंट है, ठीक है। अब हम अगर इसके स्पिन के पार्ट को देखें तो स्पिन पार्ट क्या होता है, स्पिन पार्ट आपके पास होता है एस, उसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। वो मैक्सिमम भी हो सकता है और वो मिनिमम भी हो सकता है, दो कंडीशंस होती हैं, ठीक है। मैक्सिमम कब होगा, जब 1 होगी, और मिनिमम कब होगा, जब उसकी स्पिन जो होगी 0 होगी। तो वी मस्ट कंसीडर द रिलेटिव स्पिन ऑफ द इंसिडेंट एंड स्कैटरिंग न्यूक्लियॉन्स। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर आप एक कंसीडर करते हो कि आपके पास एक इंसिडेंट न्यूक्लियॉन आया है और उसने एक टारगेट न्यूक्लियॉन को आके हिट किया और उसको स्कैटर किया है, तो आपने इसकी भी स्पिन को इंक्लूड करना है और इसकी भी स्पिन को इंक्लूड करना है। अब उसकी स्पिन की कंडीशंस देखते हैं कि वो 1 होगी तो मैक्सिमम, 0 होगी तो मिनिमम। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स जो हैं, हमारे पास न्यूक्लियॉन्स में क्या होते हैं, हम न्यूक्लियन स्कैटरिंग पढ़ रहे हैं, उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं और उनकी हर एक की स्पिन क्या होती है, 1/2। और अब हमें क्या करना है, कैन कंबाइन टू गिव टोटल स्पिन। हमने उनकी टोटल स्पिन लेनी है क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों हैं। तो या तो वो हमें क्या देगी, 0 देगी, या हमें क्या देगी, 1 देगी, ठीक है। अगर दोनों की 1/2 है तो ये हमें क्या देगी, 1। और अगर एक की पैरेलल और एक की एंटी पैरेलल है तो ये हमें 0 देगी, ठीक है, सिंपल। अब हम कहते हैं कि अगर हमारे पास एस की वैल्यू जो है वो 0 आ रही है, स्पिन आपके पास क्या आ रही है, 0 आ रही है, तो आपके पास वो चीज़ सिंगलेट स्टेट में होगी। और अगर एस स्पिन 1 आ रही है तो वो ट्रिपलेट स्टेट में होगी, ठीक है। इस चीज़ को कैसे देखते हैं, हमें सिंगलेट स्टेट वगैरह किससे मिलती है, मल्टीप्लिसिटी से। मल्टीप्लिसिटी आपके पास क्या होता है, 2s+1, ठीक है। अगर आपके पास स्पिन की वैल्यू क्या है, 1, तो आपने यहाँ पे 1 पुट की, 1+1 आपको देगा 3। 3 क्या होता है, ट्रिपलेट स्टेट। तो जब स्पिन 1 होगी तो आपके पास क्या होगी, ट्रिपलेट स्टेट आएगी और उसके ओरिएंटेशंस क्या होंगे, +1, 0 या -1, ठीक है। और अगर आपके पास एस जो है वो 0 है, आप यहाँ पे 0 पुट करोगे तो आपको क्या देगा, 1। और अगर ये 1 दे रहा है तो ये चीज़ क्या है, सिंगलेट स्टेट, मीन्स कम्बिनेशन जो हैं उनके सिर्फ और सिर्फ 1 ओरिएंटेशन है, ठीक है। अब आपके पास इसकी 3 आ रही है और इसकी 1 आ रही है। तो आपने यहाँ पे देखा कि जब आपके पास स्पिन ओरिएंटेशंस जो हैं उनमें से 4 स्पिन ओरिएंटेशन है, उनमें से 3 जो होती हैं वो ट्रिपलेट स्टेट के साथ एसोसिएटेड है और एक जो है सिंगलेट स्टेट के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। इसमें 3 आ रही है और उसमें क्या आ रही है, 1 आ रही है। ये चीज़ आपने देखी है। और आपके पास सिंगलेट और ट्रिपलेट ही स्टेट क्यों आई है, क्योंकि आपके पास स्पिन या 1 आ रही है या आपके पास 0 आ रही है, मैक्सिमम हो रही है या मिनिमम हो रही है। आपने इनको मल्टीप्लिसिटी में डाल के देखा तो आपके पास 2 ही स्टेट्स आ रही है, एक सिंगलेट स्टेट आ रही है, एक ट्रिपलेट स्टेट आ रही है। ट्रिपलेट स्टेट में आपके पास 3 ओरिएंटेशन है, सिंगलेट स्टेट में आपके पास 1 ओरिएंटेशन आ रही है, इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद ये क्या है कि अगर इंसिडेंट न्यूक्लियन जो है वो टारगेट न्यूक्लियंस के पास आ रहा है तो प्रोबेबिलिटी क्या है उसकी कि वो ट्रिपलेट स्टेट में होगा, तो वो 3/4 है, वो ज़्यादा है, ठीक है। और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो सिंगलेट स्टेट में होगा, वो 1/4 है। अच्छा, उसके बाद हम ये चीज़ें कुछ देख लेते हैं कि अगर हमारे पास एक न्यूक्लियन एक स्कैटरिंग होती है, ठीक है, आपके पास एक ठीक है, आपके पास न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, जिसको हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। अब इसमें क्या हो सकता है, जब स्कैटरिंग हो सकती है तो हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हैं कि न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के दरमियान हो, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के दरमियान हो, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के दरमियान हो, या प्रोटॉन प्रोटॉन के दरमियान हो, ठीक है। जब हमारे पास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डिफरेंट के दरमियान होती है तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके पास चार्जेस हैं, 2 डिफरेंट चार्जेस आ गए, इसमें भी 2 डिफरेंट चार्जेस आ गए। जब 2 डिफरेंट चार्जेस आते हैं तो आपके पास कौन सी फोर्स होती है, F=, ये कौन सी, K Q1 Q2 ओवर R²। ये फोर्स याद है जो आपके पास होती है कूलम फोर्स,
ठीक है। तो आपके पास जब डिफरेंट प्रोटॉन्स होते डिफरेंट न्यूक्लियॉन्स होते हैं, जैसे कि आपके पास न्यूट्रॉन प्रोटॉन हो गया, दो डिफरेंट चार्जेस हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गया, तो आपके पास दो डिफरेंट चार्जेस आ जाते हैं, एक का Q1 होता है और एक का चार्ज Q2 होता है। तो आपके पास न्यूक्लियॉन फोर्स तो होनी है, क्योंकि न्यूक्लियॉन्स हैं, तो न्यूक्लियर फोर्स के साथ साथ, ठीक है, एक न्यूक्लियर फोर्स के साथ साथ इसमें क्या होगी, कूलम फोर्स भी होती है, ठीक है। और जो आपके पास सिमिलर चार्ज होते हैं, जैसे सिमिलर चार्जेस न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रोटॉन के दरमियान, तो ये आपके पास क्या होते हैं, सिमिलर चार्जेस हैं। जब ये सिमिलर चार्जेस हैं तो इनमें आपके पास कूलम फोर्स तो हो नहीं सकती, तो इसमें सिर्फ क्या होगी, न्यूक्लियर फोर्स होती है, ठीक है। तो स्कैटरिंग की इतनी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, और इसमें हमने ये सारी देख ली हैं कि किस में कौन से फोर्स इंक्लूड होती है। लास्ट पे अगर हम इन सारी चीज़ों को देख लें तो हमने क्या देखा है कि अगर कोई भी एक इंसिडेंट चीज़ है वो किसी भी टारगेट न्यूक्लियॉन को आके हिट करेगी, तो उसके पास स्कैटरिंग की कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं। हो सकता है कि प्रोटॉन प्रोटॉन के दरमियान स्कैटरिंग हो, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के दरमियान स्कैटरिंग हो, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के दरमियान, या न्यूट्रॉन प्रोटॉन के दरमियान स्कैटरिंग हो, क्योंकि एक न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। तो या तो अब एक तो नहीं होता ना, बहुत सारे होते हैं, तो हो सकता है न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन करते रहे, प्रोटॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग करते रहे, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन करते रहे, न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्कैटर कर जाए आपस में, ठीक है। एक इंसिडेंट चीज़ आपके जब भी इसको टारगेट करेगी, ठीक है। अब पॉसिबिलिटीज़ जो हमने देखी हैं उसमें हम देखते हैं कि अगर सेम चार्जेस हैं, जैसे प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन्स हैं, तो इसका क्या मतलब है कि आपके पास जो इंसिडेंट है और जो टारगेट न्यूक्लियॉन्स हैं वो सेम है, ठीक है। और उनमें कूलम फोर्स भी होगी, और न्यूक्लियर फोर्स तो होनी है ना, क्योंकि न्यूक्लियॉन्स हैं, तो उनमें न्यूक्लियर फोर्स के साथ साथ कूलम फोर्स भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। और अगर हम डिफरेंट में देख लें, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के दरमियान देख लें, तो हम इसमें कहते हैं कि हमारे पास इंसिडेंट और टारगेट न्यूक्लियॉन्स जो हैं वो डिफरेंट है, ठीक है। इंसिडेंट वाला डिफरेंट है फ्रॉम टारगेट से, और उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स प्रेजेंट होती है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब दो प्रोटॉन्स आपस में आके स्ट्राइक करेंगे कि दोनों के ऊपर क्या होंगे, पॉजिटिव चार्जेस होंगे, तो दोनों के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो इसलिए कुछ कूलम फोर्स जो होगी वो एग्जिस्ट करेगी न्यूक्लियर फोर्स के साथ साथ, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स आपके पास, आपको पता है न्यूक्लियर फोर्स चार्ज इंडिपेंडेंट होती है। अच्छा, उसके बाद लाइट और हैवी न्यूक्लाई का कंसेप्ट वैसे ही समझ लो। लाइटर न्यूक्लाई हमने देखा तो उसमें लेस स्कैटरिंग रेंज होती है, हैवी जो होते हैं वो हाई स्कैटरिंग रेंज होगी, ठीक है। और अगर मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन लिखें तो वो लाइटर में सिंपल है, और दूसरे में अगर हम देखें हैवी में, तो उसमें मैथमेटिकल फॉर्मूलेशंस जो होंगी वो कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, ठीक है। और लाइटर न्यूक्लिया है ना, तो उसकी इंटेंसिटी हाई होगी, और अगर हैवी है तो उसकी इंटेंसिटी लो होगी। अगर अब हम इसको रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या देखा कि न्यूक्लियॉन स्कैटरिंग है, उसको क्वांटम मैकेनिकली देखा। हमने कहा कि अगर वो क्लासिकल मैकेनिक्स में है तो वो सेम ऑप्टिकल डायफ्रैक्शन की तरह है, अगर वो क्वांटम मैकेनिक्स में स्क्वेयर वेल पोटेंशियल की तरह है। और फिर हमने निकाली कि एक क्वेश्चन आ सकता था कि L0 के लिए एनर्जी स्टेट क्या हो सकती है, लॉ स्कैटरिंग फिनोमिना क्या है, तो उसका क्या मतलब है कि L0 पे आपने सॉल्व करना है। क्वांटम मैकेनिक्स में तो श्रोडिंगर इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, फिर हमने देखा कि हमारे पास मोमेंटम हो निकाला, हमारे पास एम वी बेसिकली हमने वेलोसिटी निकाली, ठीक है। हमने वेलोसिटी निकाली, वेलोसिटी को निकालने, क्योंकि एनर्जी, अगर वेलोसिटी पता लग जाए हम एनर्जी निकाल सकते हैं, तो हमने एनर्जी को यूज़ किया, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, इसमें वेलोसिटी की वैल्यू को पुट किया, और हमने देखा कि हमारे पास L0 स्टेट के लिए 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही थी। अगर आप इतनी एनर्जी देते हो, ठीक है, तो आप इतनी एनर्जी दोगे तो न्यूक्लियॉन्स आपके पास स्कैटर करेंगे, अदरवाइज स्कैटरिंग का फिनोमेना नहीं होगा। फिर हमने देखा था कि ये जो है स्क्वेयर वेल पोटेंशियल से रिजेंबल कर रहा था। हमने स्क्वेयर वेल पोटेंशियल के लिए देख लिया कि हमारे पास इस तरह से स्क्वेयर वेल पोटेंशियल होता है। इतना नहीं ज़रूरी था, इसलिए हमने सिर्फ यहाँ पे इसकी कैलकुलेशंस नहीं की। इसको याद ही करना है कि अगर हम ये वाला केस ले लेते हैं, ये वाला केस, तो इसमें श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करना है, हमारे पास सोल्यूशन ये आता है। नेक्स्ट हमने देख लिया दूसरे केस के लिए, उसमें हमने अगेन श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व किया, तो हमारे पास जिसमें इस केस के लिए हम इस रीजन के लिए देख रहे हैं, तो हमने देखा कि हमारे पास ये सोल्यूशन आता है। हम बेसिकली इसी रीजन में जो है वो इंटरेस्टेड है, हमने इसी चीज़ को सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ